हेलो बच्चों, आज के आर्टिकल एनालिसिस के क्रम में हमारा टॉपिक है हाउ एयर डिफेंस सिस्टम्स वर्क, कि जो हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अगर बात किया जाए मॉडर्न वॉरफेयर की, एक होता है आपका ट्रेडिशनल वॉरफेयर, दूसरा होता है मॉडर्न वॉरफेयर। धीरे धीरे युद्ध लड़ने की जो कला है उसमें बदलाव होता जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होगी, तकनीक आती जाएगी, वैसे वैसे युद्ध कला परिवर्तित होगी। संभवतः ये कहा जा सकता है कि भविष्य में जो भी लड़ाइयाँ होंगी वो स्पेस में भी हो सकती हैं, या फिर जो भी लड़ाई होगी वो रोबोट के माध्यम से होगी और कोई भी मानव उसमें हताहत नहीं होगा। जो भी नुकसान होगा किसी भी देश का वो आर्थिक क्षति के रूप में होगा। तो फिलहाल वो भविष्य की कल्पना है। वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में अभी मॉडर्न वॉरफेयर चल रहा है। ऐसे में ये है कि जो भी व्यक्ति एयर स्पेस पे अपना कब्जा बनाने में सफल रहेगा वो युद्ध में बढ़त हासिल कर पाएगा। जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर था वहां पे लड़ाई जमीन पे लड़ी जाती थी। ज्यादा से ज्यादा अगर हम यूटिलाइज करते थे तो उस समय आर्टिलरी यूटिलाइज होती थी, टैंक यूटिलाइज होते थे। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे डेवलप होती गई चीजें, तो अभी आईसीबीएम है, एमआरबीएम है, जिसे हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। एयर टू एयर, सरफेस टू एयर और एयर टू सरफेस जैसी मिसाइल इस समय मौजूदा समय में हैं अपने पास भी और दूसरे देशों के पास भी, जिसके माध्यम से कोई भी देश युद्ध के समय ये चाहता है कि हम अपनी बढ़त एयर स्पेस में बना पाएं। इसी क्रम में भारत ने अपने आप को कैसे विकसित किया है या किस तरह की प्रणाली इस्तेमाल की जाती है युद्ध के दौरान, जिससे हम शत्रुओं के विमान को या एनिमी जो भी एयरक्राफ्ट हैं, यूएवी हैं, ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, इन सब को हम किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। Key to India's thwarting of Pakistani aerial attacks along the western border has been the success of Indian air defenses. इंडियन एयर डिफेंस को अपना जो वेस्टर्न साइड है, जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, वो चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक का हिस्सा है, उस पश्चिमी हिस्से पे अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को यूटिलाइज करना चाहिए और साथ ही एयर स्पेस पर अपनी बढ़त हासिल करना चाहिए। लेकिन ये जो भी है ये कॉम्प्लेक्स मिलिट्री हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि इस ढंग से काम करते हैं कि वो एनिमी एयरक्राफ्ट हो या अनमैन्ड ड्रोन्स हो या मिसाइल्स हो, उनको अपनी जमीन पर आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये काम करने का जो इनका तरीका है वो इस तरह से मेन 3 चीजों पर निर्भर करता है। उसमें से पहला है डिटेक्शन, दूसरा है ट्रैकिंग और तीसरा है इंटरसेप्शन। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें बढ़त हासिल करने के लिए 3 मेन तत्व होते हैं जिसके माध्यम से बढ़त हासिल की जाती है। पहला है डिटेक्शन, दूसरा है ट्रैकिंग और तीसरा है इंटरसेप्शन। डिटेक्शन में क्या होता है कि इसमें किसी भी एनिमी के जो भी एयरक्राफ्ट हैं उनको रडार के माध्यम से डिटेक्ट किया जाता है। साथ ही ये तय किया जाता है कि वो यहाँ से कितनी दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पर रडार लगा हुआ है और ऊपर आपका एनिमी एयरक्राफ्ट है। रडार से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी जाती हैं और जब वो वापस होकर के आती हैं तो उससे एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन का पता चल जाता है। साथ ही ये पता चलता है कि एयरक्राफ्ट की एक्यूरेसी कितनी है और एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है और एक्चुअल में वो क्या है, वो यूएवी है, अनमैन्ड व्हीकल है या ड्रोन है। कहने का मतलब धीरे धीरे जो तकनीक है वो विकसित हो चुकी है। ऐसे पहले केवल बॉम्बर प्लेन जाते थे, प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहां पर बम गिराते थे और वापस आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब तकनीक विकसित हुई तो ड्रोन बना लिया गया। ड्रोन का मतलब है वो हवाई यात्रा तो करेंगे, हवाई जो एयर स्पेस है उसमें ट्रेवल करेंगे,
और हो सकता है उसे केवल सर्विलांस के लिए यूटिलाइज किया जाए या सर्विलांस के साथ वहां पर किसी तरह का अटैक करने के लिए भी यूटिलाइज किया जाए। तो पहले जो भी जितने भी एयरक्राफ्ट होते थे वो सब मैन्ड होते थे, कोई ना कोई इंसान चला रहा होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के विकसित होने की वजह से अब ऐसे ड्रोन्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जिसे हम यूएवी बोलते हैं, जो दूर कहीं कोई व्यक्ति बैठ के कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहा होगा और वो दूसरे एयर स्पेस पे जाकर के अटैक करेंगे। इसको बनाने का जो मेन मकसद था वो किसी भी तरह की मानवीय क्षति को कम करना था और युद्ध में कम से कम हताहत होना था। तो ठीक इसी तरह जब हम रडार के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से ये पता कर लेते हैं कि एयर स्पेस में क्या ऐसी चीज है जो हमारी तरफ आ रही है, और जब हमको रिसीवर में इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो इसे हम डिटेक्शन कहते हैं। तो पहला लेवल है दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट को या आसमान से कोई भी चीज आ रही हो, यूएवी हो, ड्रोन हो या मिसाइल हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, कोई भी चीज जो हवाई माध्यम से अपने देश की तरफ बढ़ रही हो उसको डिटेक्ट करना ही डिटेक्शन कहलाता है। उसके बाद आता है ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग में क्या किया जाता है कि इसको एक्यूरेटली ट्रैक किया जाता है और सेंसर के माध्यम से, इंफ्रारेड रेस के माध्यम से ये पता कर लिया जाता है कि जो व्हीकल आपकी तरफ आ रहा है वो एक्चुअल में क्या है, वो कोई एरोप्लेन है, ड्रोन है, मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, वो एक्चुअल में क्या है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है और साथ ही उसकी स्पीड भी पता कर ली जाती है। और अब का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसलिए भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक सिंगल समय में जो सामने से आने वाला जो भी आपका पॉसिबल थ्रेट है वो सिंगल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है एनिमी ने 100 मिसाइल लॉन्च कर दी हो एक बार में, या हो सकता है उसने 400-500 ड्रोन एक बार में आपकी तरफ भेज दिया हो। तो ऐसे में एट अ सिंगल टाइम रडार से सबको डिटेक्ट करना और उनकी पोजीशन को ट्रैक करना, साथ ही ये जानना बहुत जरूरी है एक्यूरेसी में कि वो एक्चुअली में क्या है। जैसे पाकिस्तान ने अभी स्ट्रेटेजी में क्या यूज किया, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी में जानबूझ के अपने एयर स्पेस को खुला रखा और वहां पे सिविलियंस के प्लेन को भी मौजूद रखा। इससे क्या हुआ, इंडिया सेम टाइम पे अटैक नहीं कर सकता, और अगर अटैक करेगा तो वो फिर ह्यूमन राइट्स का इशू बन जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। इसीलिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि हम बिना किसी फॉल्स थ्रेट्स के या बिना किसी गलती के एनिमी के एयरक्राफ्ट को पहचान पाएं। मतलब हमें ये समझना होगा कि हम सिविलियन पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते और हमें ये पता होना चाहिए कि जिस पर हम अटैक कर रहे हैं उससे हमको पॉसिबल थ्रेट है। तीसरा लेवल आता है इंटरसेप्शन का। जब कोई थ्रेट डिटेक्ट हो जाता है और साथ ही ट्रैक हो जाता है, पहले लेवल पे हमने डिटेक्ट किया, पता किया, दूसरे लेवल पे हमने प्रॉपरली ट्रैक कर लिया, उसकी स्पीड और उसकी एक्यूरेसी, उसका साइज, सब कुछ जब पता कर लिया तो उसके बाद आता है इंटरसेप्शन का जो स्टेज है। फिर ये तय होता है कि ये क्या है, कोई मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, ये एक्चुअल में क्या है। फिर इसको डिटेल में इसकी सारी इंफॉर्मेशन इंटरसेप्शन के थ्रू अपने पास आ जाती है और कहा जाता है कि इसको जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो C3 के एस्पेक्ट में काम करता है, जिसे कहते हैं कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब ये तीन चीजों को जब मिला दिया जाएगा तब ये कंप्लीट होगा इंटरसेप्शन का स्टेज। इसके बाद आता है बियॉन्ड द टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग एंड इंटरसेप्टिंग aerial threat, superior communication and decision making capabilities are crucial for an effective air defense system. एयर डिफेंस सिस्टम की जब बात हो रही है तो जो आपके लेवल हैं, चाहे वो ट्रैकिंग हो या इंटरसेप्शन हो या कुछ भी हो, वो जो 3 लेवल आप जो कंप्लीट करते हैं वो तो सरहद के पास बैठा कोई व्यक्ति है जो उसे कंप्लीट कर रहा है, वो कोई इंजीनियर है जो किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के पीछे से काम कर रहा है और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए इसके बाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो है डिसीजन मेकिंग का लेवल, जो कि हायर अथॉरिटीज तय करती हैं। अगर आपने डिटेक्ट कर लिया कि एनिमी प्लेन है, उसको शूट डाउन करना है या जाने देना है या किस तरह से एक्शन लेना है, ये आपका तय होगा जो भी आपके सीनियर ऑफिशियल्स होंगे जो डिसीजन लेंगे। इसीलिए कहा है कि ये कंप्लीट होने के बाद इन कैपेबिलिटीज के डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग और इंटरसेप्टिंग की
जो आपकी टेक्निक्स है, इनके बाद की भी जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है। यहाँ पर लिखा है हाउ दे इंटरसेप्ट। तो किसी भी जो असेसमेंट है वो काफी वाइड होता है, उस वाइड असेसमेंट के हिसाब से तय किया जाता है कि एनिमी का जो एयरक्राफ्ट है उसे न्यूट्रलाइज करना है या नहीं करना है। उसके बाद आता है फाइटर एयरक्राफ्ट। तो जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो स्पेशली जिन्हें हम बॉम्बर्स कहते हैं, इंटरसेप्टर्स का मतलब ऐसे प्लेन जो किसी भी चीज का पता लगा पाने में सक्षम होंगे। ये बेसिकली इक्विप्ड होते हैं एयर टू एयर कॉम्बैट में विथ कैनन, रॉकेट्स, ए स्वीट ऑफ विजुअल रेंज एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। कहने का मतलब ये जो इंटरसेप्टर्स हैं इनको इस ढंग से बनाया जाता है कि ये मिसाइल्स लॉन्च कर सकें, एयर टू एयर अटैक कर पाएं, और न केवल अपनी विजुअलिटी में बल्कि अपनी विजुअलिटी बियॉन्ड द विजुअल कैपेबिलिटीज। मतलब जो चीज आपको नहीं दिख रही लेकिन आपने रडार पे उसको पकड़ा, उसको इंटरसेप्ट किया और उतनी दूरी तक आपने अटैक किया। तो जो भी इंटरसेप्टर्स हैं वो इसके लिए केपेबल हैं। एयरक्राफ्ट जैसे MiG-21 हुआ जो कि इंडियन एयरफोर्स में अभी भी अपनी सर्विसेज दे रहा है। उसके अलावा जो लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि मल्टी रोल कैपेबिलिटीज, कहने का मतलब जब कोई एनिमी प्लेन आपको टारगेट कर लेता है तो उस टारगेट से बचने के लिए मल्टी रोल करना पड़ता है, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका प्लेन उतनी सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म को झेल पाने में सक्षम होगा। तो ठीक उसी तरह मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ इक्विप्ड हैं, और साथ ही सुखोई Su-35, MiG-29, ऑल तेजस, MiG-21 बाइसन और डैसॉल्ट राइफल्स हैं, जो कि ये सारे प्लेन्स इंटरसेप्टर मिशंस के लिए ही बनाए गए हैं। तो वर्तमान में भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी इक्विप्ड है, काफ़ी उन्नत है लगातार काम करने के लिए। इसके बाद आता है सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जिसे हम कहते हैं सैम। सैम्स का मतलब है कि ज़्यादातर देशों में आप देखेंगे कि लोग सैम को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप अपने एयर स्पेस पे काबू पा सकते हैं जमीन पर रहते हुए, इसीलिए सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है। और इसमें जो पहले के समय में था वो एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी यूज किया जाता था। एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी का मतलब ये है कि अगर आपके टेरिटरी में कोई भी एनिमी का एयरक्राफ्ट आ रहा है तो जमीन से आप भारी गोलाबारी करेंगे, उसी को हम कहते थे आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी। लेकिन धीरे धीरे इसकी जगह मिसाइल्स ने ले लिया। मिसाइल्स का प्रिसिशन रेट काफी हाई होता है, मतलब जिस पिन पॉइंट पे मारना होगा ठीक उसी जगह पर मिसाइल अटैक करने में सक्षम। साथ ही सैम्स को जो भी है सरफेस टू एयर मिसाइल को बहुत इजीली एनिमी फाइटर्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। इसे हम हेलीकॉप्टर्स में भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही ये लेजर गाइडेड होते हैं। मतलब जो लेजर है जो पिन पॉइंट आपको एनिमी की एयरक्राफ्ट की तरफ देगा और उसी डायरेक्शन में ये फायरिंग करने में सक्षम होते हैं। और साथ ही इनको जो शिप्स हैं, नेवल शिप, उनसे भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो धीरे धीरे इनकी जो यूटिलाइजेशन कैपेबिलिटी है या इजीली इनको कहीं भी यूटिलाइज कर पाने की जो क्षमता है, उसकी वजह से चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो एरोप्लेन हो या नेवल शिप्स हो, हर जगह इनका अब यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। इसी को कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। उसके बाद आता है हैवी लॉन्ग रेंज सिस्टम। जब सरफेस टू एयर मिसाइल हो गई तो उसके बाद ये देखा जाने लगा कि हम किस ऐसी चीज के साथ जाएं जिसमें हम ज्यादा दूरी तक हमला कर पाने में सक्षम हो, क्योंकि धीरे धीरे किलोमीटर्स बढ़ाने की बात होने लग गई। जितनी भी आपके इक्विपमेंट हैं वो ऐसे डिजाइन हैं कि वो सरहद पे तो लड़ने के लिए बने हैं, लेकिन जब दूरी ज्यादा हो तब आप क्या करेंगे ये समझने की जरूरत है। इसके लिए बनाया गया मीडियम रेंज व्हीकल माउंटेड सिस्टम। आपने देखा होगा अभी जो S-400 जैसी मिसाइल भी दिखा रहा है, यहाँ पर गाड़ी है, गाड़ी के पीछे ऐसे तिरछे में मिसाइल लगी हुई कुछ इस तरह से। तो ये जो गाड़ी के ऊपर ये जो मिसाइल लगी हुई है वो इसीलिए है कि आगे व्हीकल है, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इजीली, क्योंकि पहिए लगे हैं, व्हीकल है, तो उस व्हीकल के थ्रू आप उसको लेकर के जा सकते हैं।
तो आप अपने दुश्मन से जितना भी करीब पॉसिबल होगा वहां जाकर उस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद है शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे मैन पैड्स भी कहते हैं। इसकी जो रेंज है वो तो कम है, लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसको पोर्टेबल इजीली किया जा सकता है। मतलब इसे केवल इंसान के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। क्योंकि जो मीडियम रेंज व्हीकल है उसके लिए आपको व्हीकल यूटिलाइज करना है, लेकिन जो शॉर्ट रेंज है उसे आप खुद ही लेकर के जा सकते हैं। साथ ही जो भी सैम है, सरफेस टू एयर मिसाइल, उनका जो फंक्शन है वो अलग है। यहाँ पर जो रशियन का S-400 सिस्टम है जिसे इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म करने की क्षमता है। साथ ही इसकी क्षमता है कि ये कम से कम 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में किसी भी एनिमी को डिस्ट्रॉय इजीली कर सकता है। साथ ही जो मैन पैड्स हैं, जो आपके मीडियम रेंज वाले व्हीकल हैं, उनको जो शॉर्ट रेंज है मैन पैड्स में, वो केवल लो लाइन या होवरिंग हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को ही गिरा पाने में सक्षम है। मतलब जितने भी पोर्टेबल हैं जो मैन पैड्स हैं, पोर्टेबिलिटी वालों की जो रेंज है वो कम है और वो कम दूरी तक ही अटैक करने में सक्षम है, लेकिन जो S-400 जैसी मिसाइल्स हैं वो काफी दूर तक हमला करने में सक्षम हैं। साथ ही इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी है, जिसे हम AAA भी कहते हैं। ये ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इसकी जो क्षमता है वो कुछ ऐसी है कि इसके जो शेल्स हैं बहुत रैपिडली फायर कर सकते हैं। 1 मिनट में लगभग 1000 शॉट्स लेने में सक्षम है। अगर कहा जाए तो 1 सेकंड में ये कम से कम इतने राउंड्स ले लेंगे, कम से कम 100 राउंड्स के भी ऊपर लेके चले जाएंगे कि आदमी हो या कोई प्लेन हो या कोई भी ऐसा एंटी नेशन कोई भी इवेंट हो या इक्विपमेंट हो, उसे ध्वस्त करने में बहुत कम समय में ये सक्षम है। साथ ही जो वर्तमान में है, जो यूज किया जा रहा है, जिसे कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन, इसको हम कामिकाज और या सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं। ये इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया है और इसको आरओप भी कहा जाता है, HAROP। तो कहने का मतलब है एयर डिफेंस सिस्टम पे जो भी देश अपनी बढ़त बना लेगा उसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि वर्तमान में युद्ध की जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे भारत किस तरह से निपटता है। क्या वो फुल फ्लेश्ड वॉर की तरफ जाना चाहेगा या फिर वो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मूव्स के साथ आगे बढ़ेगा। अगर हम पुराने में बात करें, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास से ही सीख लेनी चाहिए, अगर हम 1971 के वॉर की बात करें, जब पाकिस्तान अपने ही जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उस पर लगातार अपने जुल्म ढा रहा था या कहर ढा रहा था, अपने ही नागरिकों को लगातार हताहत कर रहा था, क्षति पहुंचा रहा था, उस समय भारत ने उनके लिबरेशन के लिए मुक्ति वाहिनी को लॉन्च किया था और उसी के एवज में भारत को जो खामियाजा भुगतना पड़ा उसे युद्ध का सामना करना पड़ा या युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ी। लेकिन उस समय अगर आप अंतरराष्ट्रीय पटल की बात करेंगे तो उस समय उनको USA और UK का पूरा समर्थन मिल रहा था। साथ ही उनको मिलिट्री एयरक्राफ्ट से लेकर के हर तरह की जो भी जरूरत थी, जरूरत के सामान थे युद्ध में या पैसों की जरूरत थी, उसकी पूर्ति उनको विदेशों से की जा रही थी और फंडिंग दी जा रही थी। उनका मेन मोटिव भारत को पीछे लेकर जाना था। और अगर रशिया 1971 में इंडिया के सपोर्ट में नहीं आता तो ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया को ओवर पावर कर लिया गया होता। तो रशिया ने उस समय काफी हेल्प की थी। उन्होंने नेवल पावर नहीं बनने दिया था USA और UK के फ्लीट जो कि बे ऑफ बंगाल में उस समय एक्टिव थे, उनको वापस जाने पर रशिया ने बाध्य किया था। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि अगर वॉर के कंटेक्स्ट में बात किया जाए तो रशिया और यूक्रेन में रशिया ज्यादा ताकतवर देश था, लेकिन जिस हिसाब से रशिया ने सोचा था कि वो यूक्रेन के पास जाएगा, 2-3 दिन में लड़कर वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं हुई। जब वो वहां गया तो धीरे धीरे वो वॉर इसलिए एक्सपेंड करके चली गई
क्योंकि यूक्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से या काफी हद तक सामने से भी लोगों ने सपोर्ट किया, नेशंस ने सपोर्ट किया, स्पेशली यूएसए जैसे नेशंस ने। अब हम थोड़ा सा और पीछे इतिहास की तरफ अगर जाएंगे तो दोनों विश्व युद्ध होने के बावजूद भी अमेरिका जैसे राष्ट्र की जो क्षति है वो कम क्यों हुई? पहली चीज, वो एक महाद्वीप के तौर पर काफी दूर हैं, इसीलिए वो पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई आदमी यहाँ से बैठ के अगर एशिया से मिसाइल लॉन्च करना चाहेगा तो वहां तक पहुंचना भी कठिन हो। और ऐसे में ही उन्होंने जो पूरा वॉरफेयर है, इसीलिए आज अगर बात की जाए जितना भी आपका वेपन का, एम्युनिशंस का मार्केट है, हथियारों का जो बाजार है, उसमें 43% की भागीदारी अकेले अमेरिका करता है। कहने का मतलब, अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जो लंबे समय से वैश्विक पटल पर या वैश्विक परिदृश्य में अपनी बढ़त या प्रभुत्व बनाने के लिए काफी जोर आजमाइश कर रहा है। जब दोनों विश्व युद्ध के बाद भी उस समय 1945 से और 1990 तक का जो ड्यूरेशन था, जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच सिर्फ इस बात को लेकर ही लड़ाई चलती रही कि किस देश का प्रभुत्व पूरा विश्व मानेगा। अगर हम वैश्विक पटल की बात कर रहे हैं तो ये देश दोनों काफी समय तक लड़ते रहे, और उसी का परिणाम रहा कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके बाद जब आज रशिया इन्वॉल्व हुआ लड़ाई में, तो उसको बुरी तरह से अमेरिका ने बैकफुट पे पीछे भेजा। तो अभी अगर वर्तमान में भारत की बात किया जाए तो भारत टॉप 5 इकोनॉमीज में से है, और यूएसए अभी तक पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान वॉर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन ओपनली वो कोशिश कर रहा है कि अलग अलग देशों से वो मदद मांग सके और उसे इस बात के लिए मदद मिले कि वो ज्यादा से ज्यादा वेपन सिस्टम डेवलप कर पाए और भारत के खिलाफ आक्रमण कर पाए। अगर उसको विदेशों से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो भारत के खिलाफ किसी की तरह की लड़ाई की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे विदेशों से सपोर्ट मिल जाता है तो वो आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा और फुल फ्लैश्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पैसा वैसे भी उसके पास नहीं है, उसकी वर्तमान की आर्थिक स्थिति एकदम खत्म है। तो ऐसे में वॉर एक बहाना होगा, उस बहाने से उसे मिलियंस और बिलियंस डॉलर की फंडिंग मिल जाएगी। दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर ये आता है कि क्या अमेरिका चाहेगा कि वॉर हो या ना हो। एक रीजन ये है कि अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगेगी अगर वॉर होती है तो। वॉर होने की कंडीशन में उसको जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो अपने ही आर्म्स एम्यूनिशन दोनों तरफ के लोगों को देगी और अपनी ही तरफ से सपोर्ट और फंडिंग प्रोवाइड करेगी। अमेरिका अब तक भारत को सपोर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि टॉप ग्लोबल इकोनॉमीज में वो नहीं चाहता था कि चाइना बढ़त हासिल करे। तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत का साथ दे रहा था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि कल को भारत चाइना को रिप्लेस कर दे, क्योंकि भारत तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर आगे बढ़ रहा है। भारत प्राइमरी सेक्टर से सीधे टेरिशरी सेक्टर की तरफ चला गया। अब वर्तमान में हमारा जो पूरा ध्यान है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ है। ऐसे में अमेरिका ये तो नहीं चाह रहा था कि भारत विकास करे, उसको सिर्फ भारत को सपोर्ट और प्रमोट करने का एक ही रीजन था कि वो चाइना से काउंटर बैलेंस करना चाह रहा था। अगर प्रभुत्व की, वैश्विक प्रभुत्व की बात की जाए तो अमेरिका अपनी जगह पर काबिज है, रशिया अपने आप पीछे चला गया क्योंकि यूक्रेन से वॉर हुई, और बचे हुए लेवल पे अगर एशिया की बात करें तो उनकी पूरी पॉलिटिक्स इस बात पर सेंट्रलाइज है कि उन्हें चाइना को सपोर्ट करना है या इंडिया को। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर अमेरिका ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने लग जाए कि इंडिया को डाउन करने के लिए चाइना और पाकिस्तान को यूटिलाइज किया जाए। तो ऐसा प्रयास वो पहले भी कर चुके हैं 1971 में। अब देखना ये होगा कि भविष्य में किस तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज होती है, क्योंकि जो वैश्विक परिदृश्य है यहाँ पर हर मिनट हर सेकंड कुछ न कुछ बदलता रहता है, और जरूरी नहीं है कि हमारे वॉर में लोग साथ दें। यहाँ पर लोग आपदा को अवसर में बदलने में माहिर हैं। हो सकता है वो इसमें अपना कोई बेनिफिट तलाशने की कोशिश करें। तो जब तक पाकिस्तान के सपोर्ट में अदर कंट्रीज नहीं आती तो किसी तरह का वॉर नहीं होगा, लेकिन अगर वॉर में आती हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसका एक एस्पेक्ट और है जो मीडिया के हाथ में जाता है, जिसपे कल मैंने वीडियो बनाया था प्रोपोगेंडा पे।
1968 में पहली बार वियतनाम के वॉर में टेलीविजन पे युद्ध को पब्लिश किया गया था। अब बात की जाए, जब दोनों वर्ल्ड वॉर हुए तो उस ड्यूरेशन में ना तो इतने कैमरे थे, ना फोन्स थे, ना इतनी ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन सेंड करने की हमारे पास सुविधा थी। लेकिन वर्तमान में जब हम मीडिया का यूटिलाइजेशन किसी वॉर में करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और कैसे ये पूरे वॉर के सिनेरियो को बदलने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पहले हमारे यहाँ जैसे टेररिज्म की बात की जाए तो पहलगाम पे जब पाकिस्तान का अटैक हुआ तो वो एक क्लियर टेररिस्ट अटैक था, और जब इंडिया ने रिटेलिएट किया तो वहां की इमेजेस को प्रोड्यूस करके एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की, क्योंकि मिसाइल जिस भी जगह गिरेगी वो केवल लोगों को हताहत करेगी। ये बताने में कोई सक्षम नहीं होगा कि वहां पे जो ठिकाना है वो किसी सैन्य संगठन का है, किसी टेररिस्ट कैंप का है या आम नागरिकों का है। होता यह है कि वो भले ही टेररिस्ट कैंप हो, उसको इस ढंग से दिखाया जाता है कि यहाँ के ये नॉर्मल सिविलियंस हैं। इसका इम्पैक्ट अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह पड़ता है कि जितने भी मानवाधिकार संगठन हैं या यूनाइटेड नेशंस हैं उनको देश के खिलाफ बोलने का मौका मिल जाता है। वर्तमान में क्योंकि भारत ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर उभर रहा है तो लोग नहीं चाहते कि भारत विकास करे, तो ऐसे में वो जानबूझ के दूसरे पक्ष का भी साथ दे सकते हैं, क्योंकि जब वॉर होगी तो जिस तरह की इमेजेस बाहर आती हैं या जिस तरह के वीडियोस बाहर आते हैं वो काफी ही डरावने होते हैं या विभत्स होते हैं। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। देखना होगा कि मीडिया का क्या रोल होगा, प्रोपोगेंडा कैसे असर करेगा और इंटरनेशनल लेवल पर या वैश्विक पॉलिटिक्स में किस तरह से चीजें बदलेंगी, धीरे धीरे ये पता चलेगा। तो कहने का मतलब है कि वॉर यहाँ पर सिर्फ सीधा नहीं होगा, दो फ्रंट पे होगा। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटीज पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती तो किसी तरह का वॉर नहीं होगा, लेकिन अगर वो सपोर्ट में आती हैं तो इंडिया को काफी लॉस हो सकता है। वैसे भी अब देखना होगा कि इंडिया के नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक स्टेप्स क्या होंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।